नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के बारे में। निसान की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि राइवल करेगी दुनिया भर की जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी हमारे पास है, जैसे कि वेन्यू, ब्रेजा का भाई अर्बन क्रूजर विच डिमांड्स मोर रिस्पेक्ट। ऐसे ही बहुत सारी और गाड़ियां जो है और लेटेस्ट सोनेट जो है उन सब से ये राइवल करेगी। और ये निसान जो है बहुत ही ज़्यादा एफर्ट इस बार लग रहा है कि उन्होंने मारा है अपनी इंडियन मार्केट में कंटिन्यूटी को लेकर, मतलब इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने को लेकर। क्या क्या चीज़ें हैं मैग्नाइट में, क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या फीचर्स है, सब चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। ड्राइव आज नहीं कर पाएंगे हम, ड्राइव जब की जाएगी तो उसके लिए एक ड्राइव इंप्रेशन अलग से बना दिया जाएगा। चलिए ओके जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में चाबी जो है उससे हम शुरुआत करते हैं। चाबी में यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिलेंगे, लॉक और अनलॉक। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी ऐसा फैंसी सा नहीं है। मतलब लॉक करोगे अनलॉक करोगे तो कोई भी और एक्टिविटी नहीं होनी है, जैसे विंडोज़ रोलअप या फिर ORVM जो है ऑटो फोल्ड वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली लॉक और अनलॉक 2 ही बटन आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी में आगे क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, गाड़ी काफ़ी बोल्ड लग रही है, आगे से ऐसे बड़ी सी फील करवा रही है। दो उतनी बड़ी है नहीं गाड़ी, मतलब ऑब्वियसली जो बाकी मिनी एसयूवीज़ हैं उन्हीं के साइज़ की है, बट स्टिल काफ़ी बढ़िया फील जो है आ रहा है। प्लस वन मोर थिंग, जो कैमरा है वो प्रॉपर कलर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्टिकुलर रेड कलर जो है थोड़ा सा स्पेशल है, 4 कोट पेंट इस पर किया गया और एक्चुअली देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट कैमरा में उतना सुंदर नहीं आ रहा है। तो अगर आप आसपास कभी शोरूम वगैरह जाएँ तो स्पेशली ये रेड कलर जरूर देखना। खैर, अब बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंट से दिखने वाली ग्रिल दी गई है। इतनी बड़ी दे दी गई है कि इसके बीच में जो है अंदर का सारा मसाला जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। बट मतलब ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो इसकी अच्छी लग रही है। निसान की यहाँ पे बैजिंग है, नीचे 360 डिग्री कैमरा जो है उसका फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से ग्रिल सी है। थोड़ा सा डैटसन जो गाड़ियाँ आती है, डैटसन की सी फील इसमें आ रही है, बट स्टिल जो है जैसे मैंने कहा कि कहीं भी कुछ बुरा जो है वो नहीं लग रहा है। हेडलाइट काफ़ी स्लीक है, 2 पावरफुल लग रही है। प्रोजेक्टर बेस्ड LED जो है सिस्टम वो है और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर में LEDs है, तो दोनों तरीके का सिस्टम आपको यहाँ मिलता है। फिर नीचे ये DRL है, ये फॉग लैंप है प्रोजेक्टर बेस्ड। तो ओवरऑल हर एक चीज़ LED है, कोई भी हेलोजन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है यहाँ पे। साइड में ये यहाँ पे बड़ी सी प्लास्टिक। अब एक चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि ये पर्टिकुलर व्हील जो है 16 इंचेस के हैं, बट फिर भी छोटे लग रहे हैं इस गाड़ी पे। छोटे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लास्टिक पार्ट है, क्लैडिंग जो है ये बहुत बड़ी दी गई है, तो इस वजह से आपको लगेगा कि अरे यार इतनी बड़ी गाड़ी और छोटे व्हील छोटे नहीं है, 16 इंचेस के हैं। बट वो ये वाला पार्ट अगर थोड़ा सा छोटा रखा जाता तो आई बिलीव थोड़ा ज़्यादा बेहतर ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे निसान मैग्नाइट लिखा हुआ है, काफ़ी सटल लगता है, अच्छा लगता है। ये ORVM है, LED टर्न इंडिकेटर है, नीचे 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो यहाँ पे है। एक पैक आएगा इसमें टेक लाइन, जिसमें यहाँ पे पडल लैम्प भी मिलेगा। इस वाले में इसमें ये टॉप एंड है, बस इसमें वो पैकेज नहीं है, एक्सेसरी पैकेज नहीं है। ये आपके पास में क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है लॉक और अनलॉक के लिए। साइड में आते हैं, कुछ ऐसा सा लुक आपको पीछे मिल रहा है। अगेन निसान का लोगो मैग्नाइट, इस तरीके की ब्रांडिंग काफ़ी गाड़ियों में हमने ऑफ लेटली देखी है। हालांकि मोस्टली बड़ी एसयूवीज में जैसे एल्टुरस या फिर ग्लॉस्टर वगैरह में देखी है, बट ये अच्छी लग रही है। यहाँ पे टर्बो लिखा है, 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है इसमें, जिस पे अभी हम आते हैं क्या पावर क्या चीज़ें। CVT गियरबॉक्स है, तो वो यहाँ बैजिंग दी गई है। इस तरीके के टेल लैंप काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, कोई भी इशू टेल लैंप से जुड़ा हुआ मुझे नहीं हो रहा है। बूट अगर आपको खोलना हो तो नीचे यहाँ पे एक बटन दिया गया है। एक बूट की एक चीज़ बताएंगे, बाद में बात करेंगे। बूट से रिलेटेड भी एक शिकायत है मुझे। तो यहाँ पे जो है एकमात्र चीज़ जो ओवरऑल इसके प्रोपोर्शंस में मुझे और बेहतर चाहिए थी, वो है इसका शार्क फिन एंटीना नहीं होना। ये रेगुलर एंटीना दिया गया, इसकी जगह शार्क फिन दिया जाता तो बेहतर होता। बाकी गाड़ी जो है ओवरऑल हर तरीके से मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है, कोई भी शिकायत मुझे इन टर्म्स ऑफ लुक ज़्यादा लग नहीं रही है। तो ये इंजन पे है, 1 लीटर का इंजन आपको यहाँ मिलता है, टर्बोचार्ज। फॉर्चुनेटली 3 सिलेंडर पॉट है, बट फिर भी इतना कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जब रोड पे चलेगी तो कैसा वाइब्रेशन क्या रहेगा वो अभी हमें नहीं पता है। थोड़ी सी इंसुलेशन ऊपर की तरफ दी जाती है, काफ़ी वेट है इसमें भी। ओके, तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीट में पीछे कर लेता हूँ। इंजन वैसे तो साइलेंट है, बट अंदर बैठने के बाद और ज़्यादा जो है उसमें साइलेंस आ जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। थोड़ी सी लाइटिंग ऑड है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बट आई होप आपको सब कुछ मैं दिखा पाऊँ। इस तरह से शुरुआत हम करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है। तो सबसे पहले इधर जो है कंट्रोल है सारे के सारे इलेक्ट्रिक पावर विंडोज़ के। आगे वाले बटन इल्यूमिनेटेड है, बट 1 टच अप डाउन जो है वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड विंडोज़ में मिलता है। और इस तरफ जो ORVM से जुड़े हुए कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड करना है, ये आपको एडजस्ट करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर पाते हैं।
उसके बाद में गाड़ी में ये चाइल्ड लॉक का बटन है, एक छोटा सा कभी स्पेस यहाँ दिया गया जिसमें कुछ सिक्के वगैरह आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। प्लस नीचे जो है आपको एक बड़ा सा ये बॉटल होल्डर मिलता है और छोटा सा स्पेस इधर भी मिल जाता है। मटेरियल जो है वो पूरी गाड़ी में जहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है वो बढ़िया क्वालिटी, मतलब इस सेगमेंट में इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की गाड़ियाँ मतलब ऑलमोस्ट सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ हैं उससे ज़्यादा बेहतर की आपको लगेगी, बट आपको ऑड नहीं लगता, ऐसे नहीं लगेगा कि अरे यार ये पर्टिकुलर टेक्सचर ख़राब है या यहाँ पे कुछ ढंग का दिया जाता, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगेगा और प्रीमियम फील उसमें कहीं भी नहीं है। तो वो चीज़ है, यहाँ हार्ड है, यहाँ पे फैब्रिक यानी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ थोड़ी सी ऑड है इसके बारे में, वो ये कि आप बटन दरवाजे लॉक यहाँ से कर सकते हैं, बट अगर आपको खोलना हो तो भी वापस आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉक अनलॉक के लिए। अगर आप चाहें कि भैया मैं सीधा इसको दबा के खोलूँ तो ये खुलेगा नहीं, तो ये एक सही चीज़ नहीं है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल होना पड़ेगा। इसको अगर आप खींचेंगे यहाँ पे ये जो दिया गया तो अनलॉक हो जाएगा। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों की याद आ जाएगी आपको। ऑफ लेटली ये चीज़ हमने काफ़ी गाड़ियों में देखी नहीं है। इस तरफ कुछ बटन्स और देख पा रहे हैं आप, ये बटन्स में जैसे ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। उसके बाद में गाड़ी में स्टीयरिंग जो है उसमें कंट्रोल्स दिए गए। फॉर्चुनेटली निसान किक्स की तरह ये नहीं किया गया कि क्रूज़ कंट्रोल का एक बटन यहाँ, एक बटन यहाँ, एक बटन यहाँ। एर्गोनॉमिक्स के काफ़ी ध्यान रखे गए हैं इस बार। तो यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलते हैं, जैसे कि ये क्रूज़ कंट्रोल के बटन है, ये MID जो है उसको कंट्रोल करने के बटन है, ये जो MID है जिसमें अभी हम जाएंगे उसके कंट्रोल करने के बटन है। इस तरफ आपके ये सारे कंट्रोल्स है आपके ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के। यहाँ पे वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल है, इस टॉल्क पे कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर ऐसी चीज़ नहीं है। और ये जो है ये आपका हेडलाइट से जुड़ा हुआ कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कई जगहों पे की गई है, जिसकी वजह से उम्मीद ये है कि इसकी प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी और उस वजह से हो सकता है कि निसान जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट में मतलब अपना गाड़ियाँ बेचने की मतलब कोशिश जो है उसमें सफल हो पाए। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर MID की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर है। तो MID जो है 7 इंच की कलर्ड ये पर्टिकुलर डिस्प्ले इतनी बड़ी। अब यहाँ पे आपको मतलब ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, इतना ज़्यादा क्लीन इमेज वाली MID नहीं है ये। इतने थोड़े से वो कहते हैं ना कि और बेहतर डिज़ाइन इनको किया जा सकता था, बट मोस्टली शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्राइस पॉइंट में इतनी मतलब बड़ी डिस्प्ले देखोगे तो वो आपको माउथ वाटरिंग लगेगी। क्या चीज़ें हैं, वेल बीच में अभी आप देख पा रहे हैं ये टैकोमीटर दिखा रहा है आपको, और बीचों बीच इसके यहाँ डिजिटल स्पीडोमीटर है जो कि गाड़ी चलेगी तब स्पीड बताएगा। और फिर जब आप इसको टॉगल करेंगे तो जैसे कि ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है, इसमें भी अगर आपको ग्राफ के हिसाब से देखना है तो वो भी दिखा देगा। थोड़ी स्लो है एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद में ड्राइव कंप्यूटर A, ड्राइव कंप्यूटर B, उसके बाद में टॉगल करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि भैया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन पे ब्राइटनेस अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर और चीज़ें भी कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि नीचे ये P है जो कि आपको ऑटोमेटिक जो उसमें दिखेगा P, R and D, आपका मतलब गियर किस पोजीशन पे है वो दिखाता है। यहाँ पे आपका ट्रिप जो है वो कितना है, A ट्रिप का क्या है, और यहाँ पे ओडोमीटर ओवरऑल कितना है, ये टेम्परेचर बाहर का, हेडलाइट से जुड़ी हुई कुछ वार्निंग लाइट्स, ऊपर यहाँ पे टाइम बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे आपका कूलेंट का टेम्परेचर, और ये बता रहा है आपका यहाँ पे कितना फ्यूल गाड़ी में है वो। ये कुछ चीज़ें हैं। अभी गाड़ी स्टैंड स्टिल है, बहुत ही मिनिमल वाइब्रेशन जो है वो गाड़ी में हल्के से ऐसे फील हो रहे हैं, हल्के से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं गाड़ी में, ज़्यादा कोई वाइब्रेशन कैबिन में नहीं है। इनफैक्ट जब मैं रेव भी कर रहा हूँ तो भी कुछ खास वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं। इस जस्ट के जब आप रिवर्स इंगेज करते हैं, जब ये रिवर्स पे है तो हल्का हल्का वाइब्रेशन ऑल अराउंड आने लगे हैं। तो अब ये गाड़ी जब हम चलाएंगे तब हमें पता चलेगा NVH की, तो फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। स्टीयरिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट आप ऐसे टेलीस्कोपिक वे में उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बात हो गई यहाँ पे। ओवरऑल मुझे फील व्हील जो है काफ़ी ठीक लग रही है, स्टीयरिंग भी पकड़ने वगैरह में भी कोई इशू से जुड़ा हुआ नहीं है। हेक्सागोनल टाइप के एयरकॉन वेंट है। एयरकॉन वेंट की अच्छी बात यह है कि मतलब इनसे जो हवा आ रही है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, कोई शिकायत मुझे हवा से जुड़ी हुई ऐसी हो नहीं रही है। अब उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है आपके पास में स्क्रीन है, 10 इंच की ये स्क्रीन है, और स्क्रीन अच्छी काम कर दी एक्चुअली, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक नोटिस की हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप टच करो और ये काम कर जाए, जैसे कि ये तो हर बार टच करने, ये बटन्स की बात कर रहा हूँ, ये बटन्स हर बार टच करने में काम नहीं करते हैं। बेसिकली आपको प्रिसाइज होना पड़ता है। ऐसे जैसे ये बटन है तो एकदम इसके ऊपर दबाएं, अगर आप यहाँ साइड में दबा रहे हैं या ऐसे इधर उधर दबा रहे हैं तो जैसे अभी ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट उसके ऊपर दबाना, तो ये प्रॉब्लम करेगा। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको इसकी आदत नहीं होगी, तो वहाँ पर थोड़ी सी इशूज़ हो सकते हैं, और एल्स तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू इससे जुड़ा हुआ आपको होने वाला है।
360 डिग्री कैमरा या अराउंड व्यू मॉनिटर जिसको निसान बोलता है वो मिलता है। कैमरा की क्लैरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इस सेगमेंट में ये कोई नहीं देता है फीचर, तो डेफिनेटली सबको पसंद आएगा, कोई शिकायत किसी को नहीं होगी। रेडियो, मीडिया, फ़ोन, ड्राइविंग, एक्को, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिखाता है क्या क्या किस हिसाब से आप चला रहे हैं, और आपको बताता भी है कि कैसे आपको चलानी चाहिए, तो वो चीज़ है। सेटिंग, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन। अब अच्छी बात क्या है, यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। जी हाँ, आपको केबल वेबल का झंझट नहीं है। अगर आपके पास में एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले ऐसा फ़ोन है बेसिकली जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, तो मैंने ये अपना फ़ोन जो है वो पेयर कर दिया है यहाँ पे इसके साथ में, और अब जो है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि अब ये आपको क्या चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है, एप्पल कारप्ले चलाना है प्रॉपर्ली। तो एप्पल कारप्ले मैंने सेलेक्ट कर लिया, वायरलेसली चलेगा। थोड़ा सा कुछ इशू आ गया है, आई होप। ओके, ये मेरा एप्पल कारप्ले यहाँ पे चल गया है, तो वायरलेसली चलेगा। मैंने देखो अपने फ़ोन से कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, और मेरा सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप वगैरह जो है, मैप वगैरह, वो सब यहाँ पे दिखाने लग गया है, और अच्छी स्पीड से काम करता है। इट्स नॉट वेरी फास्ट टाइप चीज़ नहीं है, बट इस इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट या ओवरऑल जो फीचर जिस तरीके से दिए गए हैं, काफ़ी सही मुझे ये लग रहा है। कोई शिकायत ऐसे जुड़ी हुई ऐसा नहीं है। उसके बाद में अगर यहाँ पे नॉब दिया जाता वॉल्यूम वाला, तो भैया इसको फुल नंबर दे देता मैं, बट ये वॉल्यूम नॉब जैसा कुछ नहीं है, आपको इन्हीं से करना पड़ेगा, या फिर ये ऑब्वियसली आपके पास में है ही कि आप इससे मैनूवर कर सकते हैं। म्यूट बटन दिया गया है, आपको वॉइस कमांड के लिए भी सिस्टम दिया गया है। हे सिरी, हु इज गगन चौधरी? Which गगन चौधरी? चुप रह जा। गगन चौधरी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो है नीचे की तरफ कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉक एंड लॉक, आपको जैसे मैंने बताया, हैजार्ड लैंप, और ये आपको रियर डिफॉगर चालू करना है तो उसका, फ्रंट डिफॉगर, और बाकी एसी के जो कंट्रोल्स है वो सब यहाँ दिए गए हैं। तीनों में डिस्प्ले है छोटी छोटी सी, जो कि आपको बताते रहती है कि भैया ब्लोअर की स्पीड क्या है, टेम्परेचर कहाँ पे, ऑटो दबाओगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। बहुत ही सही ये पर्टिकुलर टच भी लग रहा है। अब मटेरियल की जैसे मैं बता रहा था, हर जगह क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट कहीं भी चीप फीलिंग भी जो है आपको नहीं आने दी है। वायरलेस चार्जिंग मिलती है, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग क्यों नहीं है? वेल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि टेक लाइन वाले फीचर्स जो है, टेक लाइन वाला जो एसेसरी पैक है वो आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ फीचर जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, पडल लैंप्स, एम्बियंट लाइटिंग, वो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। नीचे की तरफ यहाँ पे आपके पास में ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। थोड़ा सा और हम नीचे चलें तो ये एक आपको स्पेस दिया गया है अगेन, जिसमें ऐसे यहाँ पे ये फ़ोन रख पाते हैं। थोड़ा सा डार्क है ये एरिया, और यहाँ पे जो है USB सॉकेट है, और ये जो है 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे, और ये नीचे जो है USB, जिससे अगर आप वायर से एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे USB वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये आपके पास में गियर लीवर, PRNDL, L मतलब लोड मोड, तो वो चीज़ें मिलती है। इस तरफ आपके पास में हैंड ब्रेक है, ये दो आपके पास में कप या बॉटल होल्डर्स है, और ये आर्मरेस्ट जो है ये कोई ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि ना ही ये स्लाइड होती है और ना ही इसके नीचे कोई स्टोरेज है, जो कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। इसके नीचे स्टोरेज ऐसी कुछ चीज़ ज़रूर दी जानी चाहिए थी। उसके बाद में यहाँ पे ये काम की चीज़ है, 10 लीटर का ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गहरा है, और इनफैक्ट यहाँ पे जो है इसमें फ्यूज़ बॉक्स और OBD जो है वो यहाँ मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो निसान किक्स और जो रेनो कैप्चर वगैरह में OBD वहाँ आता था, बट ये इल्यूमिनेटेड है। हालांकि ये कूल्ड हो जाता तो और बढ़िया चीज़ होती। फिलहाल ये कूल्ड नहीं है, बट काफ़ी बड़ा और इल्यूमिनेटेड ये है। उस तरफ अगेन आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, जो कि है विंडो से जुड़ा हुआ कंट्रोल। यहाँ पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर नहीं मिला है। कुछ चीज़ें जैसे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर ना होना, आपका मतलब ऑटोमेटिक हेडलैम्प या ऐसी कोई चीज़ ना होना, ये सब ओवरऑल कॉस्ट कटिंग का पार्ट है, और जो कि कॉस्ट कम रखने में निसान को मदद करेगा। हालांकि ये पर्टिकुलर जगह फील कुछ उतनी अच्छी नहीं है। ओके, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा मतलब सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपके रेगुलर जो लैंप्स हैं हेलोजन वाले वो मिलेंगे, और उसके बाद में ब्लूटूथ के लिए माइक वगैरह जो है वो भी दिया गया है। और ये आपका वैनिटी मिरर है, जिसमें कोई भी लाइट नहीं है, बिना लाइट के काम चलाना पड़ेगा। इस तरफ भी ड्राइवर को जो है वैनिटी मिरर मिलता है। मतलब शेड जो है वो पूरी तरीके से ऑब्वियसली लॉक नहीं होता है, बट स्टिल काफ़ी हद तक जो है कवर वो कर लेता है। पीछे चलते हैं, बट पीछे जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि सीट जो हैं वो डिसेंट कंफर्ट के साथ में आती है, और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलता है हाइट का, और आगे पीछे भी आप उसको कर सकते हो। पहले मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं पीछे जाके आपको बेहतर दिखा पाऊँ। तो मैंने सीट फ़िलहाल अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। इंग्रेस एग्रेस इजी है, कोई भी ऐसा परेशानी नहीं है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है, फिर भी ऐसा नहीं है कि चढ़ने वढ़ने में कोई समस्या है। दरवाजे भी ठीक ठाक वाइड खुलते हैं। अब यहाँ पे नी रूम देखें तो काफ़ी अच्छा नी रूम आपको एक्चुअली मिल जाता है। और अगर आप बात करें हेडरूम की,
तो हेडरूम भी डिसेंट मिल जाता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, बट स्टिल अच्छा हेडरूम जो है वो मिल पा रहा है। नीरो में एक्चुअली गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है, तो बड़े 6 फुट का बंदा भी जो है पीछे बैठ पाएगा और ऊपर भी जो है वो थोड़ा बहुत ही ब्रश करेगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगी। हालांकि पीछे 3 लोग बैठे, इतना स्पेस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही स्पेस है, ज़्यादा स्पेस जो है पीछे नहीं है। दो बड़े एडल्ट और एक बच्चा बैठ जाए उतना ही स्पेस है। यहाँ पे कप होल्डर दिए गए हैं और मोबाइल रखने का भी स्पेसिफिकली स्पेस दिया गया है, इसमें आप ऐसे ही मोबाइल ऐसे फंसा सकते हैं। एक ही मोबाइल जाएगा, 2 नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। बट ये छोटे छोटे आपको बॉटल या कप होल्डर्स भी यहाँ मिलते हैं। सीट जो है 60-40 में स्प्लिट होती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और हम अभी बूट में जाके बूट की भी बात करते हैं, बट नीचे एमिनिटीज़ में क्या क्या है। वेल, यहाँ पे एसी का ब्लोअर है, जिसका सेपरेट कोई कंट्रोल नहीं है, आगे वाले एसी के हिसाब से काम करता है। और नीचे जो है आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, अगेन कुछ चार्ज वार्ज आपको करना हो तो उस हिसाब से। यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर है, दोनों तरफ मिलते हैं। और इस तरफ कोट हुक है, मतलब कोट हुक ये रहा और ग्रैब हैंडल ये रहा। और यहाँ पे अगेन एक लाइट है जिसका इल्यूमिनेशन यानी कि जिसकी मतलब रोशनी जो है ठीक ठाक है, ऐसे ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं है। चलिए बूट में चलते हैं। एक क्वार्टर पैनल इधर भी दिया गया है आर पार देखने के हिसाब से, मतलब अंदर से आर पार देखने के लिहाज से थोड़ी सी गाड़ी को और एयरी या बड़ा जो है वो फील करवाता है। अब यहाँ बूट में जैसे मैं आपको बता रहा था, एक छोटी सी शिकायत है, वो ये कि अभी इस बूट में इसको खोलने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, वो ये बटन है। तो जस्ट इन केस कभी आपकी बैटरी लो हो जाए तो कोई और तरीका नहीं है। ना ही इसमें कोई लीवर दिया गया है, ना ही पीछे कोई इमरजेंसी रिलीज़ बटन दिया गया है, जो कि यहाँ आमतौर पे होता है, वो भी नहीं दिया गया है। और ना ही कोई चाबी से खोलने का इसका सिस्टम है। एकमात्र जो तरीका है वो है ये रिलीज़ बटन। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी सिस्टम दिया गया है। वो एक छोटी सी चीज़ है, बट बूट 336 लीटर का है और अच्छी साइज़ का एक्चुअली बूट है। मतलब कोई इशू मुझे नहीं लगता किसी को बूट्स ऐसे लगेगा छोटा है। दो अब सेगमेंट में और गाड़ियाँ ज़्यादा बड़ा बूट देने लगी है, जैसे कि अपना किया सोनेट वगैरह, उनमें बूट काफ़ी बड़ा आने लगा है। तो स्टिल ये काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है। 60-40 में सीट स्प्लिट होती है, तो आप नीचे अगर आप दोनों सीट्स गिरा दें अलग अलग तो आपको काफ़ी बढ़िया आगे बूट स्पेस जो है वो हो जाता है। ये बात है, ऐसी लगती है निसान मैग्नाइट। इंजन इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है 1 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आएगा, बट वो पता नहीं मतलब क्या पावर फिगर से वो चीज़ें अभी नहीं बताइए। लॉन्च पे ही जो है निसान हमें बताना चाहती है, तो जब लॉन्च होगा तो हम आपको अपडेट बिल्कुल कर देंगे और ड्राइव जो है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। तो ये सब कुछ है निसान मैग्नाइट के बारे में मेरे इंप्रेशंस। मैग्नाइट की प्राइसिंग अगर निसान सही रख पाए, लगभग मेरे अकॉर्डिंग 5 लाख से लेके 8-8 लाख तक ये आ जाती है अगर गाड़ी, तो ये एक अच्छी खासी सेल्स निसान के हिसाब से कर सकती है। अगर प्राइसिंग सही नहीं रहती है तो आई डोंट नो लोगों को क्या ऐसी चीज़ लगेगी कि उसको ले पाएंगे। मतलब कोई खास बड़ी यूएसपी जो है प्रोडक्ट के बारे में नहीं होगी, एक प्राइस ही इसकी यूएसपी हो सकती है। बाकी तो अगर कोई चीज़ है जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गाड़ीफाई वेबसाइट का आर्टिकल है, उसका लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।